सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास 9th में रीढ़ की हड्डी एकांकी पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर और विधा क्या है, जो रीढ़ की हड्डी है वो एकांकी विधा है। इसका जो उद्देश्य है प्रिय विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य है कि समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या समान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और इनके जो पात्र हैं वो कथा वस्तु के अनुसार तो मुख्य पात्र जो है वो उमा है, जो लड़की है रामस्वरूप जी पिता हैं लड़की के, और उनका एक नौकर है जिसका नाम है रतन, और रामस्वरूप की एक पत्नी है जिनका नाम है प्रेमा, और शंकर जो लड़का है लड़की को देखने के लिए आता है, और उसके जो पिता हैं गोपाल प्रसाद है। इतने पात्र हैं तो विद्यार्थियों अब हम लोग शुरू करते हैं आगे का सारांश। रीढ़ की हड्डी कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है। उमा एक पढ़ी लिखी शादी के योग्य लड़की है जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जिनके पास जो होती हैं लड़कियां, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं बोझ होती हैं, लोगों को ऐसा लगता है, वो अशिक्षित समाज होता है, अशिक्षित लोग होते हैं जो लड़कियों को इक्वल नहीं समझते हैं, इसलिए वो उनको क्या होती है, और हर एक माँ बाप को क्या होती है, चिंता हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से रामस्वरूप उनकी शादी के लिए क्या हो गए, चिंतित हो गए। और आज उनके घर लड़के वाले यानी बाबू गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं और उनका लड़का शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उमा को देखने आ रहे हैं। जब उमा को देखने आते हैं तो उसके बाद ही वो क्या होता है, एक रूम में ये मंचन हो रहा है और वहीं बात सारी चल रही है। आप देखेंगे चूँकि रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर के साथ अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक तख्त चारपाई रखकर उसमें एक नया चादर बिछाया। आप जानते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो उनका बखूबी स्वागत किया जाता है। ठीक उसी तरीके से रामस्वरूप भी अपनी व्यवस्थाओं को कायम रखने की कोशिश करते हैं। फिर उमा के कमरे में हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दिखाया जाता है कि हमारी लड़की जो है कौशल जानती है, कला जानती है ना। फिर उसके बाद तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा मुंह फुलाकर नाराज़ होकर बैठी है। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा को समझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है, इसलिए वह अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आए। आपने देखा होगा कि लड़कियां कैसी भी हो, उनको मजबूरी में क्या करना होता है, सजना होता है, संवरना होता है। कारण यह होता है कि वो जो समाज के लोग हैं उनकी जो खूबसूरती है उसको देखते हैं, उसके व्यवहार को नहीं देखते। जबकि हकीकत ये होनी चाहिए बच्चों कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, रूप तो कभी भी बदल जाता है, पर हमको क्या करना चाहिए कि उसके व्यवहार से ही आकलन करना चाहिए और उसी से ही अपनी संगत को जो है संवारना चाहिए। कोई भी आपके साथ हो और यदि उसका व्यवहार अच्छा ना हो तो जाहिर सी बात है कि वो फिर आप बहुत दिन तक आप उसको अपने पास नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ क्या था, यहाँ पे जो है आज भी देखा जाता है कि जो लड़कियाँ हैं उनको सजाया जाता है, संवारा जाता है, ताकि 10, 20, 50 जितने भी संख्या में लोग देखने वाले आएँ तो ये कह सकें कि लड़की क्या है, सुंदर है। और सुंदर लड़की किसी को ऐसा नहीं है कि नापसंद हो। तो कोशिश यही थी उनकी, किनकी, रामस्वरूप लड़की के पिता जी की। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन प्रेमा कहती कि उसने उमा को बहुत समझाया है लेकिन वह मान नहीं रही है। उसके बाद रामस्वरूप पर दोष रोपण कहते हुए कहती है कि यह
सब तुम्हारे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। यानी वो उनकी जो माँ है प्रेमा जी अपने पति से कहती हैं कि आपने इतना पढ़ा लिखा दिया है जिसकी वजह से वो ऐसा नाटक कर रही है और सबके सामने नहीं आना चाहती। आज वह कंट्रोल में रहती। वे कहते हैं कि अगर उमा सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता उसको, आज वह कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को ना बताएं, क्योंकि इसलिए बोला है कि वो लड़के वालों की जो है क्वेरी थी कि हमको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो धन चाहते हैं, लड़की नहीं चाहते, स्वभाव नहीं चाहते, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुंदरता चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की। तो इन्होंने क्या किया था, रामस्वरूप ने अपनी जो बेटी है उमा, उसकी पढ़ाई को छुपाया था। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल शादी विवाह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह वैसे ही सुंदर है। लड़के वालों के लिए नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया जाता है। यानी सारे जो है इंतज़ाम कर दिए जाते हैं जो एक मेहमान के लिए किया जाता है। वो भी मेहमान ही थे, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन ख़त्म हो चुका था। इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाज़ार भेजते हैं। बाज़ार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान दिख जाते हैं, जिनकी खबर वह अपने मालिक को देता है। यानी जैसे ही नौकर क्या करता है, मक्खन लेने बाज़ार जाता है और बाज़ार निकलता ही है कि वो मेहमान क्या होते हैं, आ जाते हैं। और मेहमान को देखते हुए वो क्या करता है, जो नौकर है वो मालिक को खबर कर देता है। ठीक उसी समय बापू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं। लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है। किसकी आंखों में? गोपाल प्रसाद यानी शंकर जो लड़का है उसके पिताजी के आंखों में चतुराई यानी चालाकी दिख रही है। और आवाज़ से ही वो बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो वकील थे। वकील तो ऐसे होते ही हैं, है ना। उनके लड़के शंकर की आवाज़ एकदम पतली और खिसियाहट भरी है, जबकि उसकी कमर झुकी हुई है। झुकी क्यों है? झुकी इसलिए है कि वो कॉलेज के पीछे लड़कियों के पीछे जो है चक्कर काट रहा होता है और वहाँ पे उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो जाती है। इसीलिए उसकी कमर क्या होती है, झुकी होती है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों नए ज़माने और अपने ज़माने के समय की तुलना करने लगते हैं। कौन? रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी दोनों अपने ज़माने की बात करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगते हैं। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं जो इधर उधर झांक रहा था। वह इससे सीधी कमर कर बैठने को कहते हैं। कमर टेढ़ी थी तो सीधी, बार बार बोलते थे कि तुम सीधे बैठो, क्योंकि तुम्हारी हकीकत भी हो सकता है जान ना जाए। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद बापू गोपाल प्रसाद असल मुद्दे यानी शादी विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जनपत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जनपत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया है। बातों बातों में वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दी है, इसलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। हाँ, आप देखते होंगे कि जो लड़की के पिता होते हैं वो कभी कभी तारीफ भी, लड़के के जो पिता होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, तारीफ भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी तारीफ का पुल बांधा जा रहा है किसके द्वारा? शंकर के पिता गोपाल प्रसाद द्वारा, कि भाई हमारा जो लड़का है वो क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, तो बहुएं भी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाली होनी चाहिए। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि लड़कों को पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियों का ज़्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाएं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, उनका ये मानना था।
रूढ़वादी व्यवस्था के थे। कौन? वकील साहब। आगे कहते हैं कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करानी है। ये इनका जो है मिथ्य की बातें थी और इनको तो चाहिए कुछ और था। किनको? गोपाल प्रसाद को। फिर वो रामस्वरूप से लड़की उमा की सुंदरता व अन्य चीज़ों के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं खुद ही देख लीजिएगा। यानी रामस्वरूप जी जब वो बात करते हैं लड़के के पिता गोपाल, तो वो कहते हैं कि सुंदरता की जहाँ तक बात है तो आप क्या करेंगे, जब लड़की आएगी तो खुद ही देख लीजिएगा। इसके बाद रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आँखों पर लगे चश्मे को देख गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं, लेकिन रामस्वरूप झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। चश्मा क्यों लगाया? इसलिए कि वो कंटिन्यूअस क्या करती थी, स्टडी यानी पढ़ाई किया करते थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों में चश्मा लगा हुआ था। और चश्मा को देखते ही दोनों पिता और पुत्र एक साथ पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि इसने चश्मा लगाया है, इस लड़की ने। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत गाती है। उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में पूछते हैं। कौन पूछता है? गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं, लड़के के पिताजी। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? यानी वो अपने से कंपेयर किया, किसको? अपने से कंपेयर किया मेज और कुर्सी को। इसलिए कि जिस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा है वो लड़की का ब्याह नहीं करने आए हैं, अपने लड़के का ब्याह नहीं करने आए हैं, बल्कि कोई सामान खरीदने आए हों, जिसकी वजह से उमा क्या करती है, सवाल करती है। भाव कुर्सी में दिखा देता है। दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी में दिखा देता है। जब आप कुर्सी में जो है बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद तो पूछी नहीं जाती। दुकान क्या करता है, सीधे ही कुर्सी में दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक इसी तरह ये महाशय भी हैं। किनके बारे में कह रही हैं वो? गोपाल प्रसाद के बारे में, क्योंकि वही पूछताछ ज़्यादा कर रहे हैं। किसी खरीदार से जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। रामस्वरूप उसे टोकते हैं और गोपाल प्रसाद नाराज़ होने लगते हैं, लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, है ना। जो बातें हैं वो जो बेटी है अपने पिता के सामने वो बातें रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? क्योंकि जो लड़के के जो पिता हैं गोपाल प्रसाद, वो उलूल जुलूल सवाल करते हुए पूछते रहते हैं, जैसे लगता है कोई सामान खरीदने आए। इसीलिए वो जो लड़की है वो उमा, वो जो है सवाल करते हुए पूछती है और कहती है जवाब देते हुए कि आप इतनी देर में मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या हमारी बेइज्जती नहीं है? साथ ही वह लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहती है, उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियां खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांचता परखता है। कौन कहता है ये बातें? उमा कहती है। वह उनके लड़के शंकर के बारे में बताती है कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल में बेइज्जत कर भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने BA पास किया है। ऐसा कर उसने कोई चोरी तो नहीं की, है ना। तो एजुकेशन को जो है, एजुकेशन अगर कोई बच्ची या कोई बेटी ज़्यादा पढ़ लेती है तो उसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है, लेकिन इनके लिए आश्चर्य सा लग रहा था। उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है। उनके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की है। उमा जो है अपनी बात कहते हुए ये कहती है कि हमने क्या किया है, ग्रेजुएशन तो किया है, BA की पढ़ाई तो की है, लेकिन मर्यादा में रह करके। आपके पुत्र की तरह जिस तरीके से हमारा गर्दी करते हुए पीटा गया है, उस तरीके से हमने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है।
अब शंकर व उनके पिता दोनों गुस्से में क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। उनको गुस्सा तो आ जाएगा क्योंकि उनकी बात जो है उनके सामने रख दी जो गई है। रामस्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, है ना। किसको कहती है? लड़के जो शंकर हैं उसके पिता को, गोपाल प्रसाद को कहती है कि जाइए जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और कहानी क्या होती है, यहीं ख़त्म हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, आपने देखा होगा कि धन के लालच में, अर्थात आप दहेज का जो बढ़ावा चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दहेज ही नहीं, महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार की जो हैं उलूल जुलूल बातें लोगों के बीच जो है आपने सुना होगा और करते रहते हैं लोग, है ना। तो इस कहानी का जो उद्देश्य था वो यही था कि इनके अधिकार जो हैं, उनके अधिकारों के प्रति इनको जागरूक कराना, है ना। जागरूक होंगे तभी जो है हमारा देश, हमारा समुदाय, सब कुछ जो है विकास कर सकता है। आज के लिए इतना ही।